हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएमवी एकलव्य क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर की बुक प्रूडेंस की पोयम ट्रीज पढ़ाने जा रही हूँ। यह पोयम लिखी है एमिली डिकिंसन ने। एमिली डिकिंसन अमेरिका की एक बहुत प्रख्यात फेमस कवित्री हैं, पोएटिस हैं, जिनकी कविताएं उनके जीते जी बहुत कम प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अपनी कविताओं को प्रकाशित नहीं करवाया था क्योंकि वह बहुत एक एकाकी जीवन, बहुत इंट्रोवर्ट थी, अंतर्मुखी थी और अपने एकाकी जीवन उन्होंने जिया। तो उनकी कविताएं उनके जीवन काल में बहुत कम प्रकाशित हुई। उनकी मृत्यु के बाद ज्यादातर उनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। इस कविता में ट्रीज, इन्होंने खूबसूरत बादलों के अंदर जो सूरज है और उसकी वजह से जो बाकी चीजें हैं उसके बारे में उन्होंने उसका वर्णन करा है। यूरोप में, अमेरिकन कंट्रीज में या इंग्लैंड वगैरह में क्या होता है, सर्दियों के दिन बहुत ज्यादा रहते हैं, गर्मियां बहुत कम रहती हैं। तो गर्मियों के दिन वो लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि बहुत धूप निकलती है, वहां ठंड बहुत होती है। तो जब गर्मियों के दिनों में जो सुंदरता जो उन्होंने महसूस करी, उसको उन्होंने, एक दिन की सुंदरता जो उन्होंने देखी, उनको उसको उन्होंने यहाँ पे बयान किया है। आइए अब एक कविता पढ़ते हैं। ट्रीज, ट्रीज का अर्थ हुआ वृक्ष, जैसे कि आप सब जानते हैं। The trees like tassels hit and swung. There seemed to rise a tune from miniature creatures accompanying the sun. अर्थात द ट्रीज लाइक टसल्स, टसल्स होते हैं जो आपने कभी देखे होंगे, फुंदने जिसको हम बोलते हैं, फुंदा जिसको कपड़ों में लगा हुआ होता है, धागे का एक गुच्छा सा बना हुआ होता है। कभी कुशन्स वगैरह आपने देखे होंगे या सूट के कुर्तों वगैरह पे लगे हुए होते हैं। तो एक तरफ से गुच्छा बंधा रहता है और एक तरफ से खुला रहता है, जिसको हम जनरली आम भाषा में इसको फुंदना बोलते हैं। एक वो फुंदा लगा हुआ है। तो ट्रीज, लेखिका कवित्री कहती हैं कि ट्रीज लाइक टसल्स हिट एंड स्वंग। गर्मियों के दिन में सूर्य के बादलों के साथ उन्होंने कैसे उसका वर्णन करा, पेड़ पर जैसे फुंदनों के समान, ट्रीज कैसे जैसे फुंदने लगे रहते हैं, एक कतार में खड़े हैं और देयर सीम्स टू राइज अ ट्यून, हिट एंड स्वंग। टसल्स, वो जो पेड़ हैं वो कैसे फुंदनों के समान हिट कर रहे हैं, हिल रहे हैं, और स्वंग मतलब झूल रहे हैं। हिट इधर से उधर चल रहे हैं, मतलब इधर से उधर हिल रहे हैं और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, लग रहे हैं एक दूसरे से और झूलते प्रतीत हो रहे हैं। देयर सीम टू राइज अ ट्यून। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पे जो है एक स्वर लहरी, एक जो ट्यून है, एक मधुर संगीत जो है उसकी आवाज उठ रही है। फ्रॉम मिनिएचर क्रिएचर्स, मिनिएचर मतलब छोटा सा कोई जीव, ऐसे जो जैसे बड़ा जीव है उसकी एक छोटी आकृति, उसका लघु रूप। क्रीचर्स मतलब जीव, जो छोटा क्रीचर है वहां पे। अकम्पनिंग द सन, सन को अकम्पनी दे रहा है, सन के साथ वह छोटा क्रीचर उग रहा है। अर्थात वो कह रही हैं कि सूरज बाहर निकलता है, सूरज बाहर निकलता प्रतीत होता है, जैसे कि एक छोटा मिनिएचर क्रीचर, छोटा क्रीचर जो है एक उग रहा है, एक छोटा सा जीव बादलों के बीच में से बाहर निकल करके आ रहा है और फिर उसी आकाश में वह जाकर के छिप जाता है। Far centuries of summer, enumbering the ear, they never yet did satisfy, remotest when most fair. अब फार सेल्ट्रीज ऑफ समर, सेल्ट्रीज होते हैं जो हम ईश्वर के स्तुति में, उनके उसमें गाने वाले जो गीत होते हैं, जो मधुर गानों का जो कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं सेल्ट्रीज। तो फार सेल्ट्रीज ऑफ समर, ग्रीष्म काल में जो स्तुति के रूप में गाए जाने वाले गीत हैं, उनके संग्रह की तरह, उनके इकट्ठे करने की तरह समर में कानों को, इनॉमरिंग द ईयर, इनॉमरिंग हुआ मतलब कानों को मधुर लगने वाले, इस तरह से वह पेड़ खड़े हैं कि जैसे गर्मियों के दिनों में भगवान के भजन गाए हुए जो कान को मधुर लगते हैं, वैसे उनकी हिट एंड स्वंग की आवाज आ रही है और वो कानों को बहुत मधुर लग रहा है। दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, रिमोटेस्ट व्हेन मोस्ट फेयर। अब वह
कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए, दे नेवर येट डिड सेटिस्फाई, वह कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाए, जबकि वे अधिकांशतः अपने मधुर राग को तन्मयता से गा रहे थे। रिमोटेस्ट वहन मोस्ट फेयर, जब वो पेड़ तो हमेशा से थे, झूल रहे थे, हिट कर रहे थे, पर वो कभी भी इतने सुंदर, इतने खूबसूरत नहीं लग पाए, इतना अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाए जितने वह इस समय लग रहे थे, जितने की वह मधुर उनकी आवाज, उनके मधुर गाने की आवाज लग रही थी। इस तरह से वो उनके पेड़ हिल रहे थे, उनका जो मधुर स्वर था वो इतना कानों को प्लीजिंग, बहुत अच्छा लग रहा था। द सन शोन होल एट इंटरवल्स, देन हाफ, देन अटर हिट, as if himself were optional and had a state of cloud. अब वो कह रहे हैं कि सन शोन होल एट इंटरवल्स, थोड़ी थोड़ी देर में सन, सूरज क्या कर रहा है, बादलों से निकल करके बाहर आ रहा है और झांक रहा है। तो कुछ कुछ थोड़े थोड़े अंतराल पे, इंटरवल थोड़े अंतराल पर सन बाहर बादलों की ओट से निकल करके आता है, चमकता है। देन हाफ, देन अटर हिट, कभी आधा दिखता है और फिर अटर मतलब पूरा का पूरा छुप जाता है। As if himself were optional and had a state of cloud. Estate of cloud मतलब उनका बादलों का साम्राज्य, उनका estate हो गया मतलब साम्राज्य, उनका उनकी जागीर होगी। बादल क्या है, उनकी जागीर है। और सन क्या है, हिमसेल्फ, एज इफ हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हमने जैसे राजा को हमने लिया है, एच इन्होंने कैपिटल लिया इसलिए कि जैसे क्या होता है, एक राजा है अपने राज्य में है, कभी वो बाहर निकलता है, कभी वो बाहर अपने राज्य के अंदर रहता है, अपने महल के अंदर रहता है। इसी तरह से सन भी कभी ऑप्शनल है, कभी बाहर आता है वो और कभी छुप जाता है। कैसे, जैसे कि उसका जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो उनकी अपनी जागीर है, अपनी जागीर में से कभी वह बाहर आ रहे हैं, कभी वह अंदर जा रहा है। Sufficient to enfold him eternally from view, except it were a whim of his to let the orchards grow. Sufficient to enfold him मतलब बादल कितने हैं, वो बाहर, बादल और सूर्य में लुका छिपी हो रही है, अंदर छुप रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और बादल कितने हैं, बादल इतने सफिशिएंट है, इतने काफी हैं कि जो सूर्य को अपने अंदर लपेट लेते हैं, सूरज मतलब उसमें छुप जाता है। इटर्नल फ्रॉम व्यू, अब जो शाश्वत रूप से चमकने वाला जो सूर्य है वह ओझल हो जाता है। एक्सेप्ट इट वर अ whim of his to let the orchards grow. कब निकलता है, सूर्य को भी सनक है, whim हो गया मतलब उनकी एक सनक है, सूर्य को है कि मुझे निकलना है। तो जब उनकी सनक होती है कि मुझे निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, तो वह सूर्य बादलों के ओट में से छुप करके बाहर आ जाता है। क्यों, टू लेट द ऑर्चर्ड्स ग्रो, क्यों, क्योंकि उनको यह है कि जब बाहर निकलना है, जब बाहर निकलेंगे तो ऑर्चर्ड जो फलों के बाग हैं वह ग्रो करेंगे, वह, क्योंकि बगीचे को तो धूप चाहिए, तो धूप देने के लिए सूरज बाहर निकल के आते हैं। तो उनको एक सनक, सूर्य को सनक सवार है और वह अचानक बादलों की ओट से बाहर आकर के चमकने लगते हैं, ताकि जो फलों के जो बाग हैं, जो उनको जो रोशनी, अपनी रोशनी से वो उनको चाहते हैं कि वह खूब पले बड़े बड़े हों, और यह काम उनका लगातार चलता रहता है। A bird sat careless on the fence and gossiped in the lane. On silver matters charmed a snake just wending round a stone. A bird sat careless on the fence. अब एक बर्ड, चिड़िया बैठी हुई है, जब बादलों के बीच में सूर्य की लुका छिपी चल रही है, अर्थात सुबह का समय है, तो वो क्या कर रहे हैं, वह अपनी निरंतर प्रकृति का काम तो चल रहा है। अब उसमें एक फेंस, फेंस मतलब जो एक बाड़ होती है, जो किसी खेत की बाड़ होती है या किसी घर की बाड़ है, तो बाड़, फेंस मतलब बाड़ होती है। तो बाड़ पर जो है एक पक्षी, एक बर्ड केयरलेसली, बिना किसी केयर के, वो है एक बेफिक्र बैठा हुआ है। वन गॉसिप्ड इन द लेन, अब वह जो एक पक्षी है, दूसरा बैठा है वहां पे, कोई वहां पे गॉसिप कर रहा है, बातें कर रहा है, गप्पे मार रहे हैं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी बैठा वहां पे लेन पे बैठ के गॉसिप कर रहे हैं। ऑन सिल्वर मैटर्स चार्म्ड अ स्नेक, ऑन सिल्वर मैटर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि वहां पे बहुत ठंड होती है, बर्फ पड़ी है, ठंड है, सुबह का टाइम है, तो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चारों तरफ सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है। तो उस समय जो सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है, वहां पर एक चार्म्ड स्नेक, स्नेक बाहर निकल करके आ रहा है, मतलब जीव जंतु बाहर निकल करके आ रहे हैं, धूप सेकने के लिए बाहर निकल के आ रहे हैं। जस्ट वाइंडिंग राउंड अ स्टोन, कैसे, वह एक पत्थर के
आसपास भी घिरा बैठा है। सांप पत्थरों के पीछे से आकर के बाहर निकलता है और चाप उसके घेर करके बैठा हुआ है। तो अब वो कह रहा है प्रकृति का अपना कार्य निरंतर चल रहा है। पक्षी बैठा है, जीव जंतु बाहर निकल करके आ रहे हैं, धूप सेकने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, सारे जीव जंतु बाहर आ रहे हैं। तो और सूर्य भी उनको प्रकाश देने के लिए, उनको लाभान्वित करने के लिए, उनको गर्मी देने के लिए अपनी जो चमक है उसको बिखेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मतलब हर प्रकृति का, हर जीव जंतु, पौधे, ऑर्चर्ड, सब उस सूर्य का आनंद उठा रहे हैं। Bright flowers slit the calyx and soared upon a stem like hindered flags, sweet hosted with spices in the hand. Bright flowers slit a calyx. अब जो कैलिक्स क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, फूल हैं, उनके कली होती है, आपने कली देखी होगी, तो उसके अंदर चमकीले पेटल्स जो होते हैं, उनकी पंखुड़ियां बंद होती हैं, और उसके बाहर एक ग्रीन कलर का कवर होता है, कवर, उस कवरिंग को बोलते हैं कैलिक्स। तो वह जो कैलिक्स है, उसका जो हरा भाग है, उसने जब वो सूरज उग रहा है, चमक पड़ रही है, तो वो कैलिक्स को, फ्लावर्स, वो फूल को क्या कर रहा है, उसको स्लिट करता हुआ, उसको तोड़ता हुआ, उसको चीरते हुए, उस कैलिक्स को चीरते हुए वह ब्राइट कलर्स का फ्लावर बाहर निकल रहा है, वो चमक रहा है, फूल उग रहा है, मतलब खिल रहा है। एंड सोर्ड अपॉन अ स्टेम, एंड सोर हो गया हिलना डुलना, उसमें हवा में लहराना, और तने के ऊपर, स्टेम, तने के ऊपर जो वो है, वो फूल है, वो लहरा रहा है, जैसे कली खिली, फूल खिला, कली ने कैलिक्स तोड़ करके फूल, पंखुड़ियां बाहर निकल करके आई, और वह तने पर झूल रहा है, तने पर खिल रहा है। लाइक हिंजर्ड फ्लैग्स स्वीट होस्टेड। अब आपने झंडा देखा होगा, फ्लैग्स, झंडे, जब हम झंडे को फहराते हैं तो उससे पहले क्या होता है, उसको बंद करके हम ऊपर लटका देते हैं। आपने देखा होगा झंडा फहराने से पहले ऐसे लटका पड़ा होता है। जब उसको फहराते हैं, होस्ट करते हैं, फ्लैग को होस्ट करते हैं, तो क्या, तो वो लहराता हुआ पंखा, झंडा खुल जाता है। उसी तरह से ये जो फूल है, ये भी पहले बंद है, और जब सूर्य की किरणें पड़ी तो वह एक खुल गया, उसकी पंखुड़ियां खुल गई। उसी तरह से जैसे एक सुंदर झंडा है जो हम लहराते हैं, तो वह पूरा खुल करके बाहर आता है। विद स्पाइसेस इन द हेम। स्पाइसेस का अर्थ होता है, जिसे बोलते हैं हम, लाइफ में स्पाइस आ गया, किसी एक चीज को बहुत सुंदर करके जोड़ देना। तो हेम हुआ आपके, जो हम कपड़ों के पीछे तुरपाई जिसको बोलते हैं, हम तुरपाई करी हुई होती है, कपड़ों का जो किनारा होता है, स्कर्ट के नीचे, फ्रॉक के नीचे, कपड़ों के नीचे होता है, तो वह उस स्थिति को और सुंदर बना दिया। स्पाइसेस इन द हेम मतलब स्पाइस के नीचे हमने कुछ, जैसे तुरपाई के नीचे आप कोई चीज गोटा लगा लेते हो या कुछ लेस लगा लेते हो, तो सुंदर हो जाती है। तो इसी तरीके से जो प्रकृति है, उसके अंदर उन्होंने और ज्यादा सुंदरता बढ़ा दी है। जैसे फूल खिल गए हैं, एनिमल्स बाहर आ गए हैं, झंडा फहरा रहा है। तो स्पाइसेस विद द इन द हेम का मतलब है कि जो भी हमारी सिचुएशंस है, वहां पे जो भी चीज है, उसके अंदर और ज्यादा सुंदरता को ऐड कर दिया है। It was more I cannot mention. How mean to those that see Van Dyck's delineation of nature's summer day. This was, ये ओल्ड इंग्लिश है, इट वॉज IT, इट वॉज, ये ओल्ड इंग्लिश में क्या लिखा रहता है ऐसे, इट वॉज मोर आई कैन नॉट मेंशन, हाउ मीन टू दोज दैट सी। अब लेखिका कहती हैं, अब ये जो एमिली डिकिंसन है, ये कहती हैं कि इससे ज्यादा मैं बयान नहीं कर सकती, जो सुंदरता है, जो सुंदर दृश्य दिख रहा है, मैं इससे ज्यादा बयान नहीं कर सकती, मतलब मेरे पास शब्दों की कमी है, मैं इससे ज्यादा क्या बयान करूं। इतना सुंदर प्रकृति का दृश्य है कि मेरे वर्णन करने से अधिक है, इतनी सुंदर है कि मैं इससे ज्यादा वर्णन नहीं कर सकती हूँ, और बहुत ही, अर्थात दृश्य जो है बहुत खूबसूरत है। हाउ मीन टू दोज दैट सी, वह व्यक्ति, वह जो उसको इतने देखने में वो इतना खूबसूरत है कि उसका बयान नहीं किया जा सकता है, उसको देख करके ही उसकी सुंदरता को समझा जा सकता है। हाउ मीन टू दोज दैट सी वेन डाइक डेलिनेशन। वेन डाइक जो थे वो एक पेंटर थे, तो वो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाया करते थे। तो वो कह रहे हैं कि जैसे वन डाइक की रूपरेखा को, चित्र को समझना है, देखना है, उसी प्रकार से उसकी चीजों को समझने के लिए आप बिना देखे नहीं समझ सकते उसको। उसी तरीके से प्रकृति इतनी सुंदर लग रही है
कि जैसे उन्होंने वैन डाइक के चित्र की रूपरेखा को देखा है, उसी तरह से वो बहुत खूबसूरत दृश्य हुआ करते थे, उनके सीन चित्र हुआ करते थे। उसी प्रकार से प्रकृति भी इतनी खूबसूरत है कि उतनी खूबसूरती को वो कह रही मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अब आप इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।